अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल तकमीले इश्क। रिवेंज बेस है, फोर्स बेस्ड निकाह है, एक्सट्रीम बेस्ड लव है। लिसनर्स बहुत ही एक्साइटेड आज के एपिसोड होने जा रही है, तो अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। और जी तो चलते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज माहिर और अभियान के बीच में क्या होने जा रहा है, क्या माहिर जो है वो अभियान को मुतासिर कर पाए या नहीं। चलते हैं। अभियान का जी चाहा कि उसकी दोनों आंखों को चूम ले और उसके लम्स बर्दाश्त कर नज़रों को हटाकर नजाविया बदला और नींद की वादियों में आंखें मूंद ली। अभियान ने भी छेड़ना मुनासिब न समझा और सोफे की जानिब बढ़ गया और उसने वहां तक गया। क्या वक्त आ गया, कितने मज़े से मेरे बेड पर कब्जा जमा कर लेटी है और अपने ही रूम में, मैं यहाँ सोफे पर हूँ। अभियान ने नफी में सर हिलाया, लेकिन आज दिन का लिहाज तो करना ही था कि आज के दिन तो चोट ही खुद दी थी और मरहब भी खुद रखनी थी। मीन तो क्या हाँक आनी थी। लेटे हुए नजरें उस परी पैकर चेहरे का तवाफ करने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी और एज में भी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी अपना अभियान के दिल में तक रसाई हासिल कर गई थी। शायद ये निकाह के दो बोल का असर था और उसके लिए अपने दिल में नरम गोशा महसूस करने लगा था। क्या यार, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। अभियान ने करवट बदली और नजरें भटक कर उसके नाजुक वजूद पर जा ठहरी। उस बार नजरें उठाने से इनकारी थी और जमाई कब से वो नींद की पता लगाने चला था। नाश्ते के टेबल पर नौफल ने सबको अपनी वापसी का मुतल्लिक आगाह किया। लेकिन बेटा, कल तो आप आए हैं, इतनी जल्दी वापसी? परवा बेगम बेटे की बात से अफसुर्दा होगी। शवेद साहब खामोशी से उठ के ऑफिस के लिए निकल गए। उनकी खामोशी को सबने महसूस किया। मम्मा, मैं अभी छुट्टी से आया ही कब था, वो तो निदा का मसला आन पड़ा था, इस वजह से वो एक मिशन पर जाना है। दुआ करें खुदा सुरखरू करे, फिर इंशाल्लाह काफ़ी दिन की छुट्टी पर आऊँगा। किन अखियों से नाश्ता करते मिशाल को देखा। बेटा, अगर इसी शहर में है तो घर आ जाया करो शाम को, परवेज साहब ने प्यार से कहा। नहीं बाबा, मेरे बड़े पापा और दूसरे शहर में पोस्टिंग है। नौफल ने झट से बात को संभाला और मिशन के लिए मसला पैदा हो जाना था। वो सीक्रेट मिशन पर था और ये बात सिर्फ जावेद साहब जानते थे। आपके बेटे और बहू का अता पता नहीं, आज नाश्ते नहीं करना उन्होंने, परवेज साहब ने सरवत बेगम से पूछा। सरवत बेगम जवाब देती कि अभियान और माहिर सीढ़ियाँ उतरते नजर आए, जबकि नौफल बहू लफ्ज़ पढ़ती ही चौंक गया था। जगबारगी सबकी नज़रें नौफल समेत सीढ़ियों की तरफ उठी। अस्सलाम वालेकुम। अभियान चेयर घसीट कर बैठा और माहिर, बेटा ये आपके माथे पर चोट कैसी? सरवत बेगम फौरन उसके पास आई। माहिर ने गड़बड़ाकर अभियान की तरफ देखा, जो लापरवाही से उसे नाश्ते करने में मगन था, क्योंकि वो अपना काम रूम में ही कर आया था और माहिर ने वहीं बात करना थी और जो अभियान ने उसे बोलने को कही थी। क्योंकि कुछ नहीं आंटी, रात को अंधेरे में ड्रेसिंग से चोट लगी थी। नजरें झुकाते धीरे से कहा, अरे बेटा ध्यान से काम किया करो, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। सरत बेगम वैसी परेशान होगी जैसे अपनी औलाद के लिए होती है। आंटी ठीक हूँ मैं। अब माहिर का लहजा गुलूगीर हुआ सर और अपने साथ बिठा लिया और उसकी प्लेट में ब्रेड और अंडा रखने लगी। सरवत बेगम की इतनी मोहब्बत और केयर पर माहिर उन्हें हैरानी से देखने लगी। उन्होंने आंखों में नमी आ गई, जैसे चेहरा झुका के बमुश्किल छुपाया। अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगी। या खुदा, ये लोग तो मुझे इतना चाहने लगे हैं, मैं इनकी मोहब्बतों के कर्ज में डूब जाऊंगी। नाश्ते के वक्त यही सोचती रही। चलो निदा, देर हो रही है। विशाल ने उठते हुए निदा को पुकारा तो माहिर ने हैरानी से पहले निदा को देखा और फिर अभियान को। यानी निदा वापस आ गई। तभी ये साहिब जल्लाद मुतमईन थे। अब सारी बात समझ। नौफल बेटा, नाश्ते के बाद मेरे रूम में आए, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे, फरमा बेगम ने उठते हुए नौफल से कहा। नौफल, जिसका ध्यान जाती मिशाल पर थी, फरमा बेगम की तरफ मुतवज्जो हुआ। नौफल कल से मिशाल से कोई बात नहीं हुई थी और वो जाने से पहले मिशाल से मिलकर जाना चाहता था, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। मेडिसिन याद से ले लेना। अभियान उठते हुए धीरे से माहिर के कान में बोलते हुए उठा था और ऑफिस के लिए निकल गया। माहिर उसके रवैये पे बेइंतहा हैरानी से दो चार हुई। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, 6 फुट से निकलता कद, चौड़ा कसरती जिस्म, लाइट ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट में मर्दाना वजाहत का शिकार। वो जैसे ही क्लास रूम में दाखिल हुआ, वो सब खामोश हो गया और उसकी पर्सनैलिटी सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसी के आगे पीछे पानी भरते नजर आ रहे थे। सभी मरऊब PhD गे डियर स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, यूनिवर्सिटी हिस्ट्री नेचर टीचर, माई नेम इज़ रेहान, प्रोफेसर रेहान होल्डर इन हिस्ट्री सब्जेक्ट। सब पर एक तायराना निगाह डाल कर वो अपनी सेहर अंगेज आवाज़ से सब पे हावी होता जा रहा था, जो निदा और मरजम के साथ वाली सीट पर बुरजमान थी। उसकी आवाज़ पर पूरे जान से कांप गई और नज़रें उठा के सामने खड़े इंसान को देखा, लेकिन समझ न आया कि ये वही है या कोई और। निदा पूरे जज्बे से अपने टीचर का जायज़ा ले रही थी, ये जाने बगैर कि क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट बारी बारी अपना तारुफ करवा रहे थे और अब सबकी नज़रें उस पर थी और उसकी
नजरें सामने खड़े शख्स पर। मरियम ने उसे ठोका लगाया तो वो हड़बड़ा गई। क्या हुआ? बिना देखे ही दरियाफ्त किया। मैडम होश में आ जाएं और सर को घूरना बंद करें, अपना करवाएं तारुफ। मरियम ने एक लफ्ज चबा चबा कर कहा तो निदा न समझी से उसे देखने लगी और फिर इंट्रोडक्शन क्लास में नजर घुमाई तो सबकी तवज्जो का मरकज वही थी। झट से खड़ी हुई। मेरा नाम निदा भी नहीं, इंट्रोडक्शन भी निदा, अपना पूरा नाम। सिट डाउन मिस निदा, परवेज अली खान है। मैं करवा पा रही थी कि सर रेहान ने अपने बैठने को बोल दिया। वो गड़बड़ा कर चुप हो गई थी और उसके बैठते ही मरियम की टर्न थी और उसने अपना मुकम्मल तारुफ करवाया। बाकी सब ने भी मुकम्मल तारुफ करवाया। निदा ने चौंक कर सामने देखा तो सर रेहान का ध्यान जो तारुफ करवा रहा था उसकी तरफ था। मुंह बसोर कर नीचे कर लिया। सर रेहान ने लेक्चर स्टार्ट किया। निदा गाहे बेगाहे एक नज़र सर रेहान पर डाल लेती, लेकिन सर ने भूल के भी निदा की तरफ एक बार भी ना देखा हो और सर रेहान की नज़रें बार बार मरियम को फोकस कर रही थी। निदा ने गर्दन मोड़ के साथ बैठी फील किया, बल्कि निदा देख रही थी। शायद उसे भी ये एहसास हुआ। स्माइल मरियम पर एक नज़र डाली जो आज धीरे धीरे चेहरे पर था। निदा ने सर झुकाया और नजरें किताब पर जमा दी। ओहो, बस पूरी क्लास में एक ये मरियम ही तो है, बाकी तो यहाँ कोई और है ही नहीं अगर किसी को देखे। और निदा गुस्से से बड़बड़ाई थी। तभी लेक्चर एंड हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, करवाएं, सब सबमिट तैयार करें और 2 दिन के बाद मुझे प्रेजेंटेशन इस टॉपिक पर सब एक नहीं करवानी है। सब पर एक निगाह डालता वो क्लास से बाहर निकल गया। निदा ने सर उठाया। वाह क्या हैंडसम बंदा है यार, कसम से। मरियम तो सर रेहान के जाते ही सो हॉट और गाल का डिम्पल ऑफ आई स्माइल और उसकी तारीफ में गलाबाजियां लगाना शुरू हो गई थी जो निदा को एक आंख न भाया। अब बस भी करो, इतने भी खूबसूरत नहीं कि बंदा तुम्हारे जैसा पागल ही हो जाए। निदा ने चिढ़कर कहा। तो वाह है निदा, तुम्हें तो वो बंदा हैंडसम नहीं लग रहा या उसने तुम्हारी तवज्जो नहीं दी इसलिए तुम्हें बुरा लगा? मरियम जो महसूस किया वो बेधड़क बोल भी दिया। कर्नल मोहम्मद खान की अकलौती बेटी थी वो। मुंह में सोने का चम्मच के पैदा ली हुई थी। किसी के बस का काम नहीं था मरियम को दिल को जी सके, लेकिन ये वाहिद सर रेहान ही था जिसने मरियम के दिल के तार छेड़ दिए थे। मरियम तुम बहुत छिछोरी गुफ्तगू कर रही हो, अब तो करती रहो, मैं जा रही हूँ। निदा उसकी बातों से चिढ़ चुकी थी। अरे रुको तो, मैं भी आ रही हूँ। मरियम ने पीछे से हाँक लगाई। एक्सक्यूज़ मी, ये आपका पिन है। आवाज़ पे मरियम और निदा मुड़ी थी। प्रोफेसर रेहान के हाथ में जो एक पिन था जो कि मरियम का था। ओह जी सर, ये मेरा है, थैंक यू सो मच। मरियम खुशी से चहकी और निदा दोनों को देखकर एकदम से हैरानी से देखते हुए कह रही थी। वाह क्या बात है, आग तो दोनों तरफ बराबर लगी है। मरियम शुक्रिया सर। मरियम के चेहरे पे बेइंतहा खुशी थी। रेहान उसे पिन थमाए जा चुका था जबकि निदा को अभी तक मरियम उसी के ख्यालों में खोई हुई महसूस हुई थी। अब एक काम करना, इस पिन को फ्रेम करवा के दीवार पे टांग देना, तावीज़ बना के गले में पहन लेना। निदा ने उसे घूरते हुए उसे चोट की थी। वैसे आइडिया बुरा नहीं। मरियम ने बैग से डोरी निकालते ही पिन को उसमें डालते हुए अब पिन किया और गले में डाल लिया। निदा अफसोस है सर पे हाथ मारती हुई रो गई थी और उसका कुछ नहीं हो सकता। टारगेट इज़ किलिंग, सर रीजन ने ब्लूटूथ से किसी को इन्फॉर्म किया और उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रक्सा थी जिसकी वजह ही जानते थे। ड्राइविंग करते हुए नौफल मुसलसल फरवा बेगम की बातों को सोच रहा था और उनकी सारी बातें सुनता। वो उन्हीं को तसल्ली तो दे आया था लेकिन अब वो हकीकतन खुद परेशान हो गया था। बेटा, अभियान के निकाह पे आपके बाबा बहुत बरहम हैं बेटा, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब सब में मिशाल का क्या कसूर है और मैं चाहती हूँ कि अब आपकी और मिशाल की शादी हो जाए। मज़ीद मैं किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं चाहती। आपके बाबा के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। एक डर सा लग रहा है मुझे। कार को पार्किंग एरिया में सकेटता हुआ वो बाहर निकला और वो भी जल्द अज जल्द मिशन मुकम्मल करता। माँ की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहता था, उसकी मर्ज़ी भी यही थी, लेकिन इस वक्त वो जिस मिशन में था वो फ़िलहाल इस सब में नहीं पढ़ सकता था। इसी वजह से उसने माँ की बात बड़े वजह से सुनी थी। वो फरम बेगम को बिल्कुल उनकी हुक्म की तामील करता हुआ वहाँ से निकल आया था। भले वो फरम बेगम की बातों से परेशान हो गया था और वो जो नहीं नादिया के मुतालिक आगाह करने वाला था नहीं बता पाया और वो उन्हें मज़ीद परेशान न कर सका, लेकिन एक बात तय थी कि वो किसी भी हाल में मिशाल को नहीं छोड़ने वाला था। मिशाल उसकी मनकूहा थी और उसके निकाह में थी उसकी इज़्ज़त और शायद मोहब्बत भी। वो एक फ़ौजी थी और अपने कोलो फेल का पका और अपनी बात से अपने रिश्ते से कभी भी नहीं आंखें मोड़ सकता था। हर हाल में मिशाल को अपनाने का फ़ैसला सोच चुका था। अपने करे में बैठी और माहिर मुसलसल माहिर के बारे में सोच रही थी और यहाँ सब लोग बहुत अच्छे थे। सभी इससे बहुत प्यार और मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आते थे, लेकिन
واحد ماہر بھی جانتی تھی کہ اس کے بابا ابھی اسے مسلسل ڈھونڈ رہے ہوں گے اور وہ بہت جلد اس تک پہنچیں گے اور اسے یہاں سے۔ ماہر گھبرا گئی، اسے ٹینشن ہو رہی تھی اور اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، کیا کروں میں؟ یہاں سب اتنے اچھے ہیں اور بابا نے اگر ان میں سے کسی کو بھی میری وجہ سے کوئی نقصان بھی پہنچایا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ماہر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور مجھے کیسے بھی کر کے بی جان سے بات کرنی ہوگی۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی کہ اپنے لیے یہاں موجود لوگوں کو نقصان پہنچا سکوں۔ بی جان سے رابطہ کرنے کے لیے موبائل چاہیے تھا اور موبائل کے حصول کے لیے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ باہر ٹی وی لاؤنج میں ہی ایک موبائل چارجنگ پہ لگا نظر آیا۔ ماہر کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ آئی اور وہ خود سے آگے بڑھی۔ ابھیان ابھی میٹنگ سے فری ہی ہوا تھا، وہ کافی تھکن سے کا شکار تھا اور اپنے موبائل پہ کال آتی دیکھ کر وہ چونکا اور بنا دیکھے کس کی کال ہے وہ کال ریسیو کر گیا تھا۔ ہیرے، میری بچی کیسی ہے تو؟ ابھیان جو ابھی کچھ بول نہیں پایا تھا، مقابل کسی خاتون کی بات سنتا حیران ہوا تھا۔ چونکتے ہوئے نمبر کو غور سے دیکھا اور ان نون نمبر تھا۔ پھر سے کان سے لگایا۔ آپ کون ہے؟ لہجے میں نرمی تھی۔ بیٹا میری ہیرے، اسی نے فون کیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ کس حال میں ہے؟ میری بات کرا دو، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ایک پل کو ابھیان کو ان کی روندی اور ڈری ہوئی آواز پہ بری طرح پسیجا اور لیکن وہ انجان تھا اور انجان ہی بنا رہا۔ معاف کیجیے گا، آپ نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے۔ اور وہ جو کہہ کر کال بند کرنے والا تھا کہ بیٹا رکو، ایک بار میری بات کروا دو ہیرے سے، اس کی جان کو سخت خطرہ ہے۔ اور ان کی تیزی سے کئی بات پہ چونکتا ہوا ابھیان کا دھیان ایک دم ماہر کی جانب گیا۔ ماہر مسلسل فون ملا رہی تھی لیکن بی جان کا نمبر بزی تھا۔ سانس جھنجھلا گئی تھی اور منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بنا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کس کو فون کر رہی تھی؟ حور کی آمد پر ماہر نے کو چونکا دیا۔ خاموشی سے فون واپس رکھا اور پلٹی۔ میں نے کس کو فون کرنا ہے؟ بلکہ یہ موبائل بج رہا تھا تو دیکھنے لگی۔ ماہر نے معصومیت سے کہا، اچھا آپ کو اتنے مینرز نہیں کہ کسی کا موبائل بغیر اجازت کے نہیں اٹینڈ کرتے؟ حور نے میٹھا طنز کیا۔ تمہارا موبائل تھا؟ آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تھا۔ اور حیرانگی سے یوز کرتے ہوئے بولی، تو تمہیں کیوں اتنی مرچی لگ رہی ہے؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ ماہر نے اسے سنا کر آگے بڑھی اور حور کو غصہ آ گیا۔ بہت ہواؤں میں اڑی ہو نا، بہت جلد زمین میں گرو گی۔ جب کروں گی نا تو جھٹ سے ہی کروں گی اور میرے نواب مجھے کیچ کر لیں گے۔ شرماتے ہوئے معصومیت سے کہا، نواب کون؟ نواب حور کون؟ حور حیران ہوئی۔ میرے نواب ابھیان پرویز خان، اور کون؟ ماہر نے حور کی عقل پر افسوس کیا اور حور غصے سے بے چتاب کھاتی رہ گئی اور چلتی اس کے پاس آئی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، اگر گرانے والا خود نواب ابھیان پرویز خان ہی ہوگا اور وہ وقت بہت جلد آئے گا۔ ہر لفظ پر زور دیا اور حور آواز پر دونوں چونکی اور پلٹی۔ آپ کون؟ ابھیان فوراً متوجہ ہوا۔ میں ہیرے کی بی جان ہوں۔ اور اب وہ رو رہی تھی۔ پلیز پہلے آپ رونا تو بند کریں اور مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ نہ جانے کس دل سے یہ الفاظ ادا کر دیے ابھیان نے۔ نہیں بیٹا، یہاں نہیں لانا اور وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ سب سے بڑا دشمن تو خود اس کا باپ ہے۔ بی جان نے جلدی سے ابھیان کی بات کاٹی۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہو محفوظ ہو، ان جلادوں سے کے ہاتھ نہ لگے اور یہ زندہ نہیں چھوڑیں گے میری بچی کو۔ اور پھر سے دکھی ہو کر رو دی۔ آپ پولیس کو کیوں نہیں بتاتی؟ ابھیان پریشان ہو گیا اور ان کی باتوں سے، بیٹا جو آفتاب علی شاہ ہے نا، میرا بیٹا جلاد ہے، وہ پولیس کو جیب میں لے کے پھرتا ہے۔ بی جان کے لہجے میں اب اپنے بیٹے کے لیے نفرت تھی۔ اور میرے لیے کیا حکم ہے آپ کا؟ ابھیان بنا سوچے سمجھے بولے جا رہا تھا اور اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر سے کسی انجان عورت سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ بیٹا تم مجھے شریف آدمی لگتے ہو، میری ہیر کی حفاظت کرنا، اسے بس ان درندوں سے بچا لو۔ ابھی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ گال کٹ گئی تھی۔ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ تمام باتوں کا خلاصہ ماہر سے مل کر بات کے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ یہی سوچتے وہ اٹھا اور چیئر سے کوٹ اٹھایا اور موبائل اٹھاتا باہر کی قدم بڑھائے۔ ارادہ گھر جانے کا تھا اور کیا بنا، کہاں پہنچا مشن؟ نوفل نے سکندر سے دریافت کیا اور آج رات اٹیک کرنا ہے۔ سکندر نے چشمہ اتارتے لیپ ٹاپ بند کیا اور نوفل سوچتا ہوا سر ہلاتا وہیں بیٹھ کر پلاننگ کرنے لگا۔ اتنے میں موبائل پر رنگ ہوئی اور ان نون نمبر دیکھ کر ٹھٹکا۔ فون کان سے لگایا تو مقابل کی آواز سن کر مزید جھٹکا لگا۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ سکندر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ داجی ہارٹ اٹیک۔ آنکھیں جھلملائی وہ۔ سکندر بھی پریشان ہو گیا۔ مجھے جانا ہوگا۔ سکندر نوفل کی طرف مڑا۔ سکندر نے اس بات میں سر ہلایا لیکن اس جادوگرنی سے دور رہنا۔ نوفل دروازے کی طرف بڑھا تھا جب سکندر کی آواز آئی۔ وہ پلٹا نہیں لیکن سکندر کا اشارہ اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ نوفل کے جانے کے بعد سکندر پھر سے پلاننگ کرنے لگا۔ موبائل آفتاب علی شاہ کے ہاتھ میں تھا اور بی جان اچانک آفتاب علی شاہ کے
सामने देखकर घबरा गई। तो सारा किया दरा आपका है। गुस्सा जब्त करते वो सर लहजे में बीजान से मुखातिब हुए। बीजान खामोश रहीं और उन्हें अभी भी माहिर की फिक्र थी। ऐसा क्यों किया? बीजान गुस्से और दुख से पूछा। मेरी हीरे के साथ तुमने नाइंसाफ़ी की आफताब अली शाह, और वो बेटी है तुम्हारी, कोई भेड़ बकरी नहीं जैसे तुम खून बहा में दे रहे हो। बीजान भी गुस्से से पिनकारी थी। हकीकत का पता चल गया था। अब डरने का कोई फ़ायदा ना था। आप जानती हैं ना, इब्रार हमारे ख़ानदान का अकलौता वारिस है। से बचाने के लिए सब किया। उसे देते क्या शाह ख़ानदान की नस्ल ख़त्म कर दे। आफताब अली शाह का गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। हाँ, तो इब्रार को ये गोली चलाने से पहले सोचना चाहिए था। यह कहाँ का कानून है कि करे कोई और भुगते बेटी? कब तक बेटी को यूं ही कुर्बान करते रहोगे? बीजान जब्त के बावजूद रो दी थी, लेकिन आफताब शाह को असर कहाँ होना था। बस मैं ज़्यादा ज़ुबान दे चुका हूँ, ज़ुबान से फिर नहीं सकता, लेकिन मेरी हीर किसी के होंठ के बहाव में नहीं जाएगी। सुनो, तुमने बीजान अंजाम की परवाह किए बगैर बिना बेटे के सामने खड़ी होगी और मुबशर बीजान को देखते हुए गुस्से से मुलाजिम को पुकारा। जी शाह जी। साईं वो भागता हुआ नजरें झुकाए अंदर दाखिल हुआ। ये मोबाइल लो और इसमें जो आखिरी कॉल है उस नंबर की मुझे डिटेल चाहिए मुकम्मल, कहकर वो मुबशर से रहा, लेकिन वो देखकर बीजान को रहा था। पर बीजान चुप सी कार्रवाई देख रही थी। और हाँ, ये काम जल्दी होना चाहिए और पूरी राजदारी से, घुराते हुए कहा। तो मुबशर मोबाइल लेकर फ़ौरन गायब हुआ। इस बज़ात को तो मैं खुद ही देख लूँगा और अपने हाथ में उसको दफन करूँगा, ताकि फिर कोई दोबारा शाह ख़ानदान की इज़्ज़त को पैरों तले रोंदने की कोशिश न करे। इंतहाई गुस्से के आलम में कहते वो बीजान के करीब आया। तब तक उसके कमरे तक में कैद रहेंगी। आफताब मत बुरो, खुदा की लाठी बे आवाज़ है, जब पड़ती है ना तो अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। जा कर ले जो करना है, मेरी हीर की हिफाजत मेरा खुदा करेगा। बीजान ने पूरे यकीन से कहा। आफताब अली शाह गुस्सा जब्त करते वहाँ से बाहर निकल गया। आवाज़ पर माहिर और हूर दोनों पलटी। सामने अब रेहान को देखकर हूर बहुत घबरा गई थी। जिस तरह वो देख रहा था, सब पता लग रहा था कि वो सुन चुका है इसकी बात। वो चलता हुआ करीब आया। कौन किसको गिराने का इरादा कर रहा है? सर्द लहजे में पूछता। वो हूर के हाथ पाँव ठंडे होकर गया था। माहिर मुतमईन खड़ी थी और वो हूर से ये कुछ बोला नहीं जा रहा था। क्या वो ये क्या? अपनी बात मुकम्मल करो। अभिहान ने बात काटी। ये बड़ी ममा कर रही हैं। हूर ने अपना फ़ोन बचाव किया और हीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। यूज़ मोबाइल? वो मेरा मोबाइल बगैर इजाज़त के यूज़ कर रही थी। कितने धड़ल्ले से इल्ज़ाम लगा दिया। झूठी। माहिर कुछ बोलती कि अभिहान ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। फिर वो हूर की जाने मुड़ा और माहिर के पास उसका खुद का मोबाइल है और वो ममा का फ़ोन यूज़ करेगी। इतने मुतमईन अंदाज में अभिहान ने जवाब दिया कि उसके झूठ बोलने पर माहिर का मुंह भी बंद हो गया, खुले का खुला रह गया और हूर मुँह बसोने लगी। आइंदा बात तमीज़ के दायरे में रहकर करना। और मैं बात अभियान के सर्द लहजे में हूर मुँह बसोने लगी और वहाँ से जाने लगी। डू यू अंडरस्टैंड? और ये बात बार बार नहीं समझाता। इससे पहले कि अभियान माहिर का हाथ पकड़ा, माहिर ने हैरत से देखा और जबकि अभियान नज़रअंदाज करता उसे लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। और कुछ ये देखकर उसके तन बदन में आग लगी और आंखों से शदीद नफरत लिए वो उन्हें जाता देखने लगी, जबकि माहिर ने उसे ज़ुबान चढ़ाई और मुस्कुराती हुई अभियान के साथ बढ़ गई। हूर पाँव पटकती और वेट अपने रूम में आ गई। गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। सिर्फ चांद दिन और तुम्हारी छोटी सी गलती और तुम इस घर से बाहर खुद कलामी करती हुई उस वक़्त वो कोई पागल ही लग रही थी।